वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम डिस्कशंस शॉर्ट वीडियोस में कंटिन्यू कर रहे थे। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो बीच में हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था, एंड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हमने इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने चार्टर एक्ट्स पढ़े थे, बीच में पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। और जैसे हम देख रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन जो है वो कंपनी की अथॉरिटी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को धीरे धीरे इंडिया में वीक करता जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल के ऊपर आता जा रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और यहाँ पर इससे पहले एक बहुत बड़ी इवेंट होती है जिसे आप बोलते हैं रिवॉल्ट। जस्ट वेट। और यहाँ पर एक बड़ी इवेंट होती है। आई वॉज गिविंग यू द बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका जो मेजर रीजन था वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। बट ये रिवॉल्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। ठीक है, ज्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में ही सेंटर्ड था, बट इससे ब्रिटिश को नुकसान बहुत हुआ था। और अब ब्रिटिश अथॉरिटी ये जान गई थी कि कंपनी जो है उसकी पॉलिसीज वो इंडिया में ज़्यादा चल नहीं रही हैं, और इस वजह से कंपनी को कंप्लीटली हमें हटाना पड़ेगा। तो इस वजह से बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि कंपनी की अथॉरिटी इंडिया से हर तरीके से खत्म कर दी जाए, और इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ले लिया जाए। मतलब ऑफिशियली इंडिया इज नाउ अ ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, जरा देखते हैं तो इसके प्रोविजंस क्या थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह लिक्विडेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया पे कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, यहां पर जो इंडियन टेरिटरी थी ब्रिटेन की, इनको क्वीन के नाम पर गवर्न किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि जो कंपनी ने बेसिकली जो एरियाज जीते थे उन्हें ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाता था। मतलब मैनेज तो उन्हें कंपनी करेगी, चलाएगी कि उन्हें कंपनी, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव बन के किसका, ब्रिटिश क्राउन का। बट यहां पर डायरेक्ट कंट्रोल आ गया है कि अब जो इंडियन टेरिटरीज हैं ब्रिटिश की, जो कभी कंपनी ने जीती थी, वो डायरेक्ट किसके नाम से चलाई जाएगी, ब्रिटेन की क्वीन या ब्रिटेन के किंग के नाम से। उस समय क्वीन होती थी। ठीक है, तो उनके नाम से जो है पूरी टेरिटरीज गवर्न की जाएगी। दूसरा, आपने एक प्रोविजंस मैंने आपको बताए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बैकबोन थे, ये लंदन में बैठते थे। इनके पैरेलल इनके पैरेलल एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आया था, जो किसके अंडर में आया था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये भी लंदन में होते थे। अब यहां पर इनका काम क्या था कि कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को देखेंगे। ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट में एक ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आया था, है ना, दोहरा शासन आया था, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो कंपनी के बेसिकली मेन लीडर्स हैं, वो सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स ही देखेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे। इंडिया में जो चल रही है, इंडिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, किससे क्या, राजा से क्या संधि करनी है, किस बेसिकली कहां पर वॉर करनी है, कहां पर वॉर नहीं करनी है, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज का यूज में लेना है पॉलिटिकली, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। और यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स देखते थे। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। और इनका काम क्या था, पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सिस्टम था। और जो 1858 का जो एक्ट आया था, ये दोनों जो थे खत्म कर दिए गए, अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
क्लियर है? ऐसा नहीं था कि बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे उस टाइम भी, लेकिन अब इंडिया पे उनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश क्राउन ने बनाया था, जो बेसिकली आपके पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा था, उसे खत्म कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, इन्हें खत्म कर दिया गया, लेकिन दोनों की ही इंडिया पे से अथॉरिटी जो थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर इनको स्क्रैप कर लिया जाता है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर स्क्रैप्ड, और यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली इनकी जो सारी पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी जाती है। ठीक है, एक नया डेजिग्नेशन आता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आप देखो किस तरीके का ये डेजिग्नेशन ही बोलता है कि नाउ इंडिया इज अ ब्रिटिश कॉलोनी, है ना, कि इंडिया के लिए एक अलग से सेक्रेटरी रख दिया। जैसे आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है चीफ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट कर देता है। अभी सेक्रेटरी स्टेट क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, इसको थोड़ा देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो बेसिकली होगा एक ब्रिटिश एमपी, जैसे हमारे यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ठीक है, ब्रिटिश एमपी होना चाहिए, ठीक है, और मेंबर ऑफ कैबिनेट होना चाहिए, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोस्ट थी उस टाइम की। ठीक है, ये जरूरी है कि वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होना चाहिए, मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का लीडर होना चाहिए, और एमपी तो अपने आप होगा ही, जो ब्रिटिश का वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम था। हमारा भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट का जो मिनिस्टर होता था और जो ब्रिटिश एमपी है ना, वो जाकर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनता था, और इसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर्स की काउंसिल भी होती थी। ठीक है, अकेला काम नहीं करता था, एक 15 मेंबर की काउंसिल होती थी, वो इसे असिस्ट करती थी। तो इट वाज अ वेरी पावरफुल ऑफिस कि भाई आपको एक कॉलोनी को चलाना है, तो ऐसा थोड़ी कि एक इंसान जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम कर रहा है वही चला लेगा, उसको अपने साथ स्टाफ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में उस टाइम गवर्नर जनरल टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती थी, जो ब्रिटेन अपॉइंट करते थे। और यहां पर ये ऑब्वियसली ये बैठेगा लंदन में। कहां बैठेगा? लंदन में। ठीक है, तो आप देखो सिस्टम क्या हो रहा है। अब जो सिस्टम है ये है इंडिया और ये है लंदन। ठीक है, ब्रिटेन में। इंडिया में तो बैठा है गवर्नर जनरल, और यहां पर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इनको कौन असिस्ट कर रहा है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मैंने आपको पहले बताई थी एक्ट्स में, और इन्हें हेल्प कर रही है, इन्हें असिस्ट कर रही है काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, 15 मेंबर्स की जो काउंसिल है इनको असिस्ट कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली सारे 15 मेंबर्स जो थे इसमें ब्रिटिश थे, सारे वाइट पीपल थे। आप मुझे कमेंट में बताना कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये जो 15 मेंबर्स थे, ठीक है, इनको बेसिकली थोड़ा चेंज किया गया। कौन से दो इंडियंस थे जो इस काउंसिल में गए थे और वो कब गए थे? ठीक है, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, इसको आप बताओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंडिया के लिए गवर्नर जनरल है, और वो उसे असिस्ट कर रही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही इज लुकिंग आफ्टर द इंडियन अफेयर्स। और यहाँ पर बेसिकली ये है लंदन में बैठा हुआ है, और ये असिस्ट हो रहा है 15 मेंबर्स की काउंसिल पे। अब ये किसके बीच में? ये तो है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और यहां पर मान लो है ब्रिटिश एडमिन। ठीक है, और ये जो है
ये किसका काम कर रहा है? दोनों के बीच में एक चैनल का काम कर रहा है कि इन्हें अगर अपनी बात यहां पहुंचानी है तो इसे बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर जनरल को कोई बात बोलनी है तो वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोलेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है? चलो, तो यहां पर बेसिकली वी आर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंडियन अफेयर्स। वेरी ट्रू, ठीक है। कि आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता था। वी आर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट किससे क्वेश्चन पूछेगी? ब्रिटेन की सरकार से, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें पॉलिटी वाला एंगल आ रहा है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, कि लेट अस सपोज कुछ इलेक्शन हुए और एक पार्टी बेसिकली थोड़ा आगे निकल गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरी पार्टी है उसके एमपी है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो ऑब्वियसली जो एमपी होंगे वो जो बनी हुई सरकार है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। आप याद रखना हमेशा एक पॉइंट कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, कानूनी रूप से। ठीक है, कानूनी रूप से जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो हाउस होता है, जिस हाउस में वो बैठी होती है, लेट अस सपोज लोकसभा में, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और मॉरली वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, गवर्नमेंट इज अंडर द लॉ, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, बट मॉरली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पीपल। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये एक लीगल राइट है कि दे कैन आस्क क्वेश्चंस, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ये किससे पूछेंगे, किसके थ्रू पूछेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब अगर ब्रिटिश एमपी जो हैं, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन्हें ब्रिटेन की सरकार से इंडियन अफेयर्स के बारे में कुछ पूछना है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करेंगे, उनके थ्रू अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे इंडिया में जब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पर लोगों ने जब डिमांड करी थी कि हमें हमको हमारा रूल चाहिए, हमको हमारे ऊपर अब राजाओं का रूल नहीं चाहिए, और वहां पर जब राजा लोग लोगों के ऊपर बर्बरता करने लगे थे, तब बहुत सारे ब्रिटिश एमपी उस टाइम थे, उन्होंने ये बात रखी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू ही, कि देखो हमारी कॉलोनी है इंडिया, और हमारी कॉलोनी में एक रजवाड़ा है राजस्थान, उसमें इतनी रियासत है और वहां पर ऐसी ऐसी चीज हो रही है, तो इसमें ब्रिटेन की सरकार कर क्या रही है? ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर काम होता था। अब यहां पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। ठीक है, दोनों ही सेम पर्सन है, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। आप कंफ्यूज होते रहते हो, गवर्नर जनरल इक्वल टू वॉइसरॉय। ठीक है, 1857 के बाद गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय बोला जाने लगा, बट गवर्नर जनरल भी बोलते थे। एक चीज याद रखना कि ये जो गवर्नर जनरल है, इसको इसका सिस्टम ये है कि इन्हें ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट कर रहा है और ये इंडिया में आकर के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्हें भी ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट कर रहा है, लेकिन ये अपनी सर्विसेज लंदन में ही दे रहे हैं, बट दोनों ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? दोनों ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ बुक्स में ये लिखा रहता है कि उस टाइम बेसिकली ऐसा माना गया कि जब 1857 का रिवॉल्ट खत्म हुआ और एक्ट बना, तो उस एक्ट में ऐसा लिखा गया था, कुछ बुक्स ऐसा बताती हैं कि वॉइसरॉय जो था वो ब्रिटिश इंडिया के लिए माना गया, और वही वॉइसरॉय रजवाड़ों में गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो होगा मे बी ऐसा कन्वेंशन, बट लॉ में कहीं भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी, दोनों सेम ही पर्सन है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो यहां पर वॉइसरॉय एंड द गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रेसिडेंसीज वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब यहां पर वॉइसरॉय और जो गवर्नर जनरल है, इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट करेगी, सेम पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट इंडिया जो था ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। अब यहां पर जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था, जो 1784 में आया था, जहां पर ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आया था। ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या था? कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स देखेंगे, एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो ब्रिटिश क्राउन ने बनाया है, जो 1784 में ही बना था, वो क्या देखेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। इज इट क्लियर? यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो
लॉ बनाया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बताता हूं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या आया था 1848 में, और इसे लाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाता है। मतलब देखो आप, डॉक्ट्राइन और लैप्स, मतलब डॉक्ट्राइन आपके हाथ से निकल गई। डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? आपका बेसिकली एक लॉ, आपका एक प्रभुत्व जिसको आप बोलते हैं। जैसे इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, कि इंडिया अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है, एक सिस्टम है ना, वो लिखा हुआ है। इस तरीके से इंडिया अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज को चलाता है। ठीक है। एक बात करते हैं आप अमेरिकन डॉक्ट्रिन। अमेरिका की मिलिट्री डॉक्ट्रिन कैसी है कि वो अपनी मिलिट्री को बाहर भी लड़ने के लिए भेजते हैं, अफगानिस्तान में भेजते हैं, ईरान में भेजते हैं, इराक में भेजते हैं, वियतनाम में वो भेजते हैं। ठीक है। इट इज देयर डॉक्ट्राइन। ठीक है। उनका बेसिकली एक सेट ऑफ लॉज है। ठीक है। अब यहां पर डॉक्ट्राइन किसकी बात कर रहे हैं? ये कुछ रजवाड़ों की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ बेसिकली ब्रिटिश इंडिया में, रजवाड़ों की नहीं, ब्रिटिश इंडिया में जो बेसिकली राजा हैं, ठीक है, उनकी जो डॉक्ट्राइन है, उनका जो प्रभुत्व है, वो खत्म हो जाएगा अगर उनका गोद लिया हुआ बच्चा थ्रोन पर आता है। डलहौजी ने क्लियर कर दिया था कि अगर किनशिप में आपका सक्सेसर आ रहा है, मतलब आपका बायोलॉजिकल किड अगर थ्रोन पर आ रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल किड नहीं है, कहीं से गोद लिया हुआ बच्चा आपने अपने बाद अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने थ्रोन पर बिठाया, तो ब्रिटिश अथॉरिटी आपके किंगडम को अपने अंडर में ले लेगी। ठीक है। और अगर आपने रेजिस्ट किया, तो हम वॉर के थ्रू आपको अपने अंडर एनेक्स कर लेंगे, है ना, अपने अंदर मिला लेंगे। दिस वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1824 से लेके 1829 तक रानी चेन्नम्मा जो थी, उन्होंने ब्रिटिश को रेजिस्ट किया था, और इश्यू उनका यही था कि उनका भी गोद लिया हुआ बेटा उनको अपनी गद्दी पर बिठाना था, क्योंकि उनका खुद का बेटा काफी कम छोटी एज में एक्सपायर हो गया था, और ब्रिटिश अथॉरिटी को ये एक्सेप्ट नहीं था। तो जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के इंडिया आया, तो वो काफी प्रोग्रेसिव सोचता है। वो कहता है कि ये इशू जब साउथ इंडिया में हो सकता है, त्रावेनकोर में हो सकता है, तो इंडिया के किसी भी एरिया में हो सकता है। ठीक है। राजा लोग तो गोद लेते रहेंगे बच्चों को अपने किंगडम को चलाने के, तो ये एंड होना चाहिए। इस वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। ठीक है। खैर, हम तो 1858 डिस्कस कर रहे हैं, बट एक बैकग्राउंड बताना बनता है। अब यहां पर इंडियन सिविल सर्विसेज कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगी। देखो, इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर बात करें, तो बहुत धीरे धीरे डेवलप हुई। पहले तो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। यहां पर क्या होती थी? नेपोटिज्म, नेपोटिज्म इन सिविल सर्विसेज। अपने ही लोगों को कलेक्टर बनाते थे, अपने ही लोगों को मैजिस्ट्रेट बनाते थे। लेकिन उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, वो भी इस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करता है। इस सिस्टम को पूरा ठीक करता है 1833 का चार्टर एक्ट। मैंने आपको बताया था, आप दोबारा जाकर के देख लेना। चार्टर एक्ट में बोला था कि ये नेपोटिज्म हम खत्म करते हैं, है ना, और दूसरा, इंडिया में भी जो कास्ट बेस्ड जॉब्स होती है उसको भी हम खत्म करते हैं, और मेरिट सिस्टम लेकर आते हैं कि बेसिकली जो बेस्ट होगा उसको ही डेजिग्नेशन दिया जाएगा। ठीक है। दिस इज द मेरिट सिस्टम, है ना, कि अभी भी जैसे आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम देते हो, तो बेसिकली पीपल जो टॉप करते हैं वो जनरली आईएएस में जाते हैं। ठीक है। हाउ एवर यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सर्विसेज, क्योंकि हर सर्विस अलग होती है, बट मेरिट बेस्ड सिस्टम तो यही कहता है, ठीक है, कि जो टॉप में आएगा वो आईएएस में जाता है। अदरवाइज आपकी अब तो चॉइस भी भरवाती है यूपीएससी। ठीक है। बट यहां पर मेरिट बेस्ड सिस्टम 1833 के चार्टर एक्ट में आता है। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें यह बोला गया कि सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है वो इंडिया में भी होने लगेंगी। बट 1858 का एक्ट ये क्लियर कर देता है कि इंडिया का अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रन बाय द सिविल सर्वेंट्स। इस सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, और इंडियंस भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है।
क्लियर है? अब यहां पर यह बोला गया कि इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इंडिया में उस टाइम मोर देन, अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज जाऊं, 565 प्रिंसली स्टेट्स से। इनको ये बोला गया कि आपकी जो बेसिकली एक डेकोरम बनी हुई है वो हमेशा बनी रहेगी, बट आपको ब्रिटिश सुजर्निटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि यू आर द प्रिंसली स्टेट, और बचा हुआ जो इंडिया है वो ब्रिटिश इंडिया है, वो ब्रिटिश लोगों का इंडिया है। अगर आप ये मान जाते हो तो ठीक है, हम आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि आपको भी पूरा ब्रिटिश इंडिया में हमें कन्वर्ट करना पड़े। तो उस टाइम जो रजवाड़े थे, बेसिकली उन्होंने यही काम किया कि वो उन्होंने ब्रिटिश सुजर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया को ऑफिशियली बनवा दिया ब्रिटेन की कॉलोनी। अब ब्रिटिश इंडिया तो अलग चल रहा है, ठीक है। यहां से सिस्टम क्या हो गया कि ब्रिटिश इंडिया अलग चल रहा है और प्रिंसली स्टेट अलग चल रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया को कौन चला रहा है? गवर्नर जनरल, और इसको वाइसरॉय भी बोलते हो, ठीक है। इनको कौन चला रहा है? किंग्स। इस तरीके से आपका पूरा इंडिया उस टाइम चलने लगा था, ठीक है। आगे आप देखोगे कि किस तरीके से ये बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि गांधी जी के जो मूवमेंट आप पढ़ते हो वो सारे ब्रिटिश इंडिया के लिए आते हैं। गांधी जी इनके लिए कोई मूवमेंट नहीं चलाते, क्यों? क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि जो जनता किंग्स के अंडर में रह रही है उसको अभी भी इवॉल्व होना बाकी है ना। उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो किंग बैठा है, ठीक है, उसने ब्रिटिश की सुजर्निटी मान ली है, कि वो ब्रिटिश लोगों को अपना एक बॉस मान के बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा होता भी था, तो ब्रिटिश लोगों को ये बॉस मानकर बैठे हुए हैं। जब तक इनको रियलाइज नहीं होगा तब तक कोई मास मूवमेंट इन लोगों के लिए हम नहीं ला सकते, और ये बहुत बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में एक प्रजामंडल आंदोलन आए थे। प्रजामंडल आंदोलन में क्या था कि राजस्थान में जो रजवाड़े थे, उनकी जो जनता थी वो कहती है कि अब हमको हमारा रूल चाहिए, काइंड ऑफ डेमोक्रेसी हमको चाहिए, किंग्स हमको नहीं चाहिए। तब जाकर के धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जैसे लोग थे वो राजस्थान से कनेक्ट होने लगे और प्रिंसली स्टेट के लोगों को सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है। तो दिस वाज द सिस्टम दैट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दिस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको आप जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ना, और यहाँ से भी हमारे यूट्यूब चैनल से एंड ऐप से रिवाइज करना, ठीक है। अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। और फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब जॉब ग्रेड आईएएस एंड स्टे इन टच। तीनों हो गया।